चलिए माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी ऑल, चलिए फ्रेंड्स शुरू करें। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने नए सिलेबस का एक नया चैप्टर, जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है? देखिए, नाम से नजर आ रहा है द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो इसके अंदर हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है जो इंस्ट्रूमेंट्स निगोशिएबल होते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये नया सिलेबस है, फर्स्ट टाइम आप उसको पढ़ रहे हो। ये इंटर के अंदर ये सिलेबस हुआ करता था, अब इसको अपने जंप करा हुआ है इनटू योर सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस। सर इसका वेटेज क्या है, कितने मार्क्स के लिए आएगा, वो सारी बातें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे। पहले चैप्टर क्या है वो समझेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो किस पर्पस के लिए आया है और इसका काम क्या है, व्हाट एक्चुअली इट डू। आपको स्क्रीन पे सब दिख रहा है ना प्रॉपरली? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? चलिए, तो फ्रेंड्स अब बात कर रहे थे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है सीए इंटरमीडिएट के अंदर भी कि बच्चों के बेसिक्स जो है इस चैप्टर के अंदर थोड़े से वीक रह जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर उन लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाता था। लेकिन आपको कोई चिंता करने की गरज नहीं है, हम उसके पहले बेसिक्स को क्लियर करके लेंगे और फिर इस चैप्टर के अंदर के कंटेंट को समझेंगे। अगर पहले 10-15 मिनट आपने ठीक से ध्यान देकर के इन बेसिक्स को जाना तो चैप्टर एकदम मक्खन जैसा है, इसके अंदर कुछ भी बात नहीं है, बस कुछ बेसिक्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल से हम इस चैप्टर के बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पे एक पर्सन है मिस्टर ए, इनको खरीदी करना है एक नया मोबाइल। तो ये चले गए शॉपकीपर के पास, मान लेते हैं उनका नाम है मिस्टर बी, और इनको खरीदी करना है मान लो आईफोन 15, कीमत है 2 लाख रुपए। खरीदी करना है आईफोन 15, 2 लाख रुपए का मोबाइल इनको खरीदी करने का है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से ये मोबाइल फोन लिया और उनको फिर समझ में आया, अरे यार मैं तो अपना वॉलेट ही घर पे भूल के आया हूं, मेरे पास 2 लाख रुपए देने के लिए है ही नहीं। तो फिर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्रेडिट डिमांड करी कि मेरे को आप 2 लाख रुपए का क्रेडिट दीजिए, मैं आपको 2 महीने के अंदर ये 2 लाख रुपए दे दूंगा। तो मिस्टर बी ने भी एग्री कर लिया। तो फिर मिस्टर बी बोले हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि आप मुझको 2 महीने के बाद 2 लाख रुपए देंगे। तो एग्रीमेंट बनने का तरीका क्या होगा? तो फर्स्ट थिंग दैट दे विल मेक एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट। They will make the oral contract. We have studied the Indian Contract Act. Whether the oral contracts was valid or are valid, the answer is yes. Oral contracts भी valid होते हैं। एकदम बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं, लेकिन इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, उस टाइम पे ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सिबल हुआ करते थे, लोगों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हुआ करता था। आज ये ट्रस्ट कहीं ना कहीं तो कहीं गुम हो गया है, इसलिए ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आज हम लोग बनाते हैं, ये वैलिड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आज ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाएंगे। तो मिस्टर बी ने कहा अरे यार वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 2 महीने के बाद मैं कहां जाकर के कोर्ट में बोलूंगा कि इसने मेरे से एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट करा था 2 लाख रुपए देने का, लेकिन अब नहीं दे रहा है, तो इट इज रियली डिफिकल्ट टू प्रूव। तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाते। तो फिर मिस्टर ए बोले ठीक है जी, तो हम लोग एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। हम लोग एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि आपने मुझको ये मोबाइल बेचा था
इस डेट का ये कॉन्ट्रैक्ट था, इनवॉइस का नंबर ये था, उसके ऊपर जीएसटी की इतनी अमाउंट थी, बायर ये है, सेलर वो है, 2 महीने के बाद देंगे, मोबाइल के सारे डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर आ जाएंगे, है ना, मोबाइल की वारंटी ये वो सारी बातें, मतलब पूरा एकदम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे आप लोगों ने माइट भी देखा रहेगा कि अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी करते हैं तो उसका एक रिटर्न एग्रीमेंट बनता है, सेल डीड, परचेज डीड जिसको बोलते हैं हम लोग, लगभग एक 7-8 पन्नों का होता है कि बस एक पन्ने में हो जाता है। लगभग ये 7-8 पन्नों का बन जाता है ना, एक बड़ा सा एग्रीमेंट बनाएंगे, बड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो हो सकता है ये 7-8 पन्नों का हो जाए और उसके ऊपर सारे डिटेल्स होंगे। और ये ऐसे नहीं बनेगा, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगानी पड़ेगी, ये स्टैम्प पेपर के ऊपर बनाना पड़ेगा। तो लगभग ये 500, जितने मोबाइल की कीमत है 2 लाख रुपए, उसको कवर करने के लिए जितने स्टैम्प की गरज होगी, जैसे आपने देखा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे बढ़ेगी वैसे स्टैम्प की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो 2 लाख रुपए कवर करने के लिए जितने स्टैंप की गरज है उतने रुपए का स्टैंप लेके आना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर ये सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा एकदम डिटेल में कि कौन से प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब पेएबल है, वगैरह वगैरह सारी बातें लिखनी पड़ेगी। मोबाइल के सारे डिटेल्स, बायर के सारी डिटेल्स, यहाँ पे रहता है वहां पे रहता है। हैव यू एवर सीन दैट सेल डीड? बायर, बायर के नीचे बायर के सारी डिटेल्स, सेलर, सेलर के नीचे सेलर के सारी डिटेल्स, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उसके बाद कुछ गारंटर्स भी होते हैं जो साइन करते हैं, उनकी भी सारी डिटेल्स, फिर उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, सारी बातें लगानी पड़ती है, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट एक सही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हमने देखा था ना सेक्शन नंबर 10 के अंदर कि सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, है कि नहीं? सेक्शन 10 के इसेंशियल्स के अंदर कि अदर फॉर्मेलिटीज मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड। तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब बताओ 2 लाख का मोबाइल है, एक सिंपल सी बात है, उसके लिए ये सारे गारंटर लेके आओ, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आओ। ये आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा अननेसेसरली फॉर्मेलिटीज फॉलो कर रहे हैं हम लोग? बहुत ज्यादा टीडीएस काम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम हो गया। अब ये मोबाइल फोन बेचने वाला मिस्टर बी शॉपकीपर अगर हर एक से इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करवाएगा तो वो अपना धंधा कब करेगा? और अननेसेसरली उसका खर्चा भी जाएगा, टाइम भी कंज्यूम होगा। अब इस चीज से ओवरकम करने के लिए मिस्टर ए ने बोला, अरे यार मैं ना एक बार मोहित सर के क्लास में बैठा था, न्यू सिलेबस टॉपिक्स के बैच में बैठा था। उस टाइम पे सर ने एक बात सिखाई थी। क्या सिखाया था? कि सर मैं एक प्लेन पेपर पे आपको कुछ बातें लिखवा के देता हूं। मान लो आज का तारीख क्या है? टुडेज 26, तो 26 फेब 24 पे डेट पे हमने लिखवा के दिया और हमने लिखा कि आई प्रॉमिस टू पे ₹2 लाख टू मिस्टर बी। यहां पे लिखा 2 लाख रुपए, यहां पे एक छोटी सी स्टैंप लगाई जो रेवेन्यू स्टैंप आते हैं। एक रेवेन्यू स्टैंप 2 प्रकार के होते हैं, एक छोटे रेवेन्यू स्टैंप होते हैं और एक बड़े वाले स्टैंप पेपर होते हैं रेवेन्यू स्टैंप। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं वो बड़े बड़े रेवेन्यू स्टैंप पेपर पे बनते हैं। छोटे छोटे जो स्टैंप पेपर्स होते हैं वो ₹2, ₹10, ₹15, ₹50, ₹100, छोटे छोटे मिलते हैं रेवेन्यू स्टैंप्स। तो उसने एक स्टैंप पेपर लगाया यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया साइन। अब साइन करने के टाइम पे एक रूल होता है कि आप इस स्टैंप पेपर को कैंसिल करेंगे। क्यों करेंगे? आगे एक्ट के अंदर उसी को पढ़ना है हमको। तो उसने एक स्टैंप पेपर बनाया, उसने एक पेपर लिया, सिंपल प्लेन पेपर, डेट लिखा, कुछ कंटेंट लिखे, अमाउंट लिखा, एक स्टैंप पेपर चिपकाया उसके ऊपर छोटा सा रेवेन्यू स्टैंप वाला और साइन करके दे दिया। अब इसमें मोबाइल फोन खरीदी करने के लिए पैसा लिया है, फलाना ढिमका, मेरा ये कंटेंट है, आधार कार्ड पैन कार्ड, गारंटर, बायर वगैरह कुछ नहीं है, बस प्लेन सिंपल स्टैंप पेपर लगा हुआ है, मतलब लीगल हो गया। अब ये पेपर पे क्या आज मिस्टर बी 2 महीने के बाद मिस्टर ए से, जो यहां पे साइन करने वाले हैं, मिस्टर ए से 2 लाख रुपए रिकवर करने का अधिकार रखते हैं कि नहीं रखते? क्या 2 महीने के बाद इस प्लेन पेपर पे आज मिस्टर बी 2 महीने के बाद मिस्टर ए से 2 लाख रुपए रिकवर करने का अधिकार रख सकते कि नहीं रख सकते? अरे श्योर? पक्का? तो इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बना करके मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया। मिस्टर बी बोले, अरे तुमने तो ये दे दिया लेकिन इसको गवर्न करने वाला कायदा ही नहीं है, बिकॉज अगर स्टैम्प पेपर बना के देगा तो उसका एक अलग कायदा बनता है। कोई भी चीज हम लोग जो ट्रांजैक्ट करते हैं
उसको उसको गवर्न करने के लिए कोई कायदा होना चाहिए। आज अगर मिस्टर बी यानी कि 2 महीने के बाद मिस्टर बी मिस्टर ए के पास ये पेपर लेके चले गए और मिस्टर ए ने इसको पे करने से मना कर दिया, बोलिए कौन सा कागज बना के दे दिया, मैं इसको नहीं मानता, तो क्या मिस्टर बी कोर्ट में जाने के बाद ये पेपर दिखाने के बाद कोर्ट के पास कोई कायदा होना चाहिए कि जो इस पेपर को गवर्न करे कि नहीं भैया मिस्टर बी आपके पास पूरा पूरा अधिकार बनता है कि आप इस पेपर पे मिस्टर ए से रिकवर कर सकते हो, उसका एक कायदा होना चाहिए। द आंसर इज यस। तो इस पेपर को एक लीगल आइडेंटिटी देने के लिए, इसको एनफोर्सिएबल बनाने के लिए, इसको एनफोर्सिबल बनाने के लिए एक कायदा बना दिया, एक लॉ बना दिया, और जिसका नाम क्या है, बोलो जोर से बोलो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। आई गेस आपको लॉजिक क्लियर है कि किस पर्पस के लिए ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे और किस प्रकार से इसको गवर्न करने के लिए कायदे बनाने चाहिए, और ये कायदा बना दिया जिसका नाम रख दिया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सर बस ये ऐसे ही प्रकार का एक कोई इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर और भी होते हैं? और भी होते हैं। प्रोबेबली आपने 12th में या फिर 12th में ही करा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह कुछ एंट्रीज पास करी होगी, तो वो भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ही हिस्सा है। तो अलग अलग प्रकार के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। पहले इसी चीज को हम लोग आगे लेकर के थोड़े कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करवा कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है? गिव मी बिग फैट थम्स अप सब लोग, कम ऑन। यहां तक क्लियर है? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? कोई भी दिक्कत हो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कि सर मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, प्लीज दोबारा समझा दो, दोबारा समझा दूंगा, बिकॉज अगर कहीं गाड़ी पीछे छूट गई तो आपके अगले सारे स्टेशन मिस होने वाले हैं, ये बात समझ लो। तो सारे बेसिक्स पहले ही क्लियर करवा कर ले लो। तो ये रहा पहला पॉइंट कि भैया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चीज होती क्या है। जस्ट टू ओवरकम the difficulties in the regular contract with respect to the payment of credit orally and in the written form। orally करेंगे तो उसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस है, रिटर्न करेंगे तो उसके अपने एक डिसएडवांटेज है। छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स का रिटर्न एग्रीमेंट बनाने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को गवर्न करने के लिए हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जो लीगल भी हो और जिसपे लोगों का राइट भी बने, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को गवर्न करने के लिए एक एक्ट बनाना पड़ेगा, और जो एक्ट बना करके जिसका नाम दिया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नाउ by just making this instrument it is not negotiable। आज अगर मान लो मिस्टर बी जो मोबाइल बेचने वाले हैं, आज अगर मिस्टर बी जो मोबाइल बेचने वाले शॉपकीपर है, उन्होंने भी किसी से मोबाइल क्रेडिट पे लेकर के आपको बेचा हो, ऐसा नहीं कि उसके पास भी पैसे पड़े, सारे आपके जैसे आमिर नहीं होते, कुछ गरीब मेरे जैसे भी होते जो उधारी पे धंधा करते। तो उन्होंने क्या करा है, किसी से मोबाइल खरीदी करा डीलर से, और फिर आगे रिटेल शॉप में रख करके आपको बेच रहे। अब आपने तो उसको दे दिया वादा कि आई प्रॉमिस टू पे यू। अब क्या ये प्रॉमिस वो उसको दे, बोले आई प्रॉमिस टू पे यू, जो उसने बोला मैं तेरे को दे रहा हूं? नहीं कर सकते ना, उसको भी पैसा देना पड़ेगा ना। अब वो बोला जो ट्रिक आज मेरे ऊपर ए ने इंप्लीमेंट करी है, आज मैं तुम्हारे ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा, मैं भी तुझको लिख के दूंगा। वो भी एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। बोला तारीख लिखा 27 Feb 24, आई प्रोमिस टू पे ₹2 लाख टू मिस्टर सी। मान लो सी से खरीदी कराओ मोबाइल है, आफ्टर 2 months, एक दिन का तो गैप रहना चाहिए ना, वो पे करेगा, मैं आपको पे करूंगा। तो यहां पे लिखा 2 लाख रुपए, छोटा सा स्टैंप लगा दिया, और मिस्टर बी ने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, है कि नहीं। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। अब बताएंगे मुझको, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, मैंने यानी कि बी ने एक इंस्ट्रूमेंट बना करके सी को दे दिया, सारे इंस्ट्रूमेंट बढ़ रहे हैं। इससे बेटर है जो वादा ए ने बी से करा था, वही वादा अगर बी सी को पास ऑन करे तो। वैसे एक रूल होता है, किसी ने दिया हुआ गिफ्ट किसी और को पास ऑन नहीं करते, है कि नहीं। हंसो मत नालायको, कॉन्सेप्ट में हूं मैं। किसी ने दिया हुआ गिफ्ट किसी और को ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन लॉ में चलता है कि उसने दिया मुझको गिफ्ट, मैं तुमको पास ऑन कर लूंगा।
अब ये इंस्ट्रूमेंट आप मत बनाओ, एक काम करो, ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप सी के नाम पे ट्रांसफर करो। हमने अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद है, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑफ राइट्स। कुछ याद आया इडियट्स? ये वही कॉन्ट्रैक्ट है ना जो तुम यहां पढ़ते थे? अरे असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे को जो अधिकार है वो मैं तुमको ट्रांसफर कर रहा हूं। आज किसी सुंदरी डेटर ने मेरे को पैसे देने हैं, तो मैं आज क्या करूंगा, वो मेरे सुंदरी क्रिएटर को ट्रांसफर कर लूंगा कि भैया मेरे को इससे पैसे आने हैं, तो जाके डायरेक्टली उससे रिकवर कर ले, तो काम खत्म। इसको असाइनमेंट बोलते हैं ना। तो यही सुंदरी डेटर सुंदरी क्रिएटर को हटाओ और यहां पे लगा दो एक इंस्ट्रूमेंट कि आज बी के हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं? ए ने बना करके बी को दिया ना कि ये रहा इंस्ट्रूमेंट, 2 महीने के बाद आइए और मैं दिखाइए मेरे को, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये 2 महीने के बाद मेरे पास एक अधिकार है ना रिकवर करने का। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप काम करिए, मेरे पास यानी कि बी के पास जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो डायरेक्टली सी के नाम पे ट्रांसफर कर लेगा। ट्रांसफर, अब यहां पे असाइनमेंट नहीं कहते, इसको कहते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन द नेम ऑफ, क्या बोलो, सी। ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन द नेम ऑफ सी। अब जब बी सी को ट्रांसफर कर रहा है तो एवं ही उनके हाथ में नहीं दे रहा है। मान लो जैसा का जैसा इंस्ट्रूमेंट आज बी ने सी को दिया, अब सी ऑन द ड्यू डेट जा रहा है किसके पास? ए के पास, बोला पेमेंट कर। ए बोल रहा है तू कौन है बे? ये थोबड़ा पहली बार सुनेला लगता है, मतलब ये पहली बार देखा ना मैंने तुमको। मैंने तो ये वादा बी को करा था, बी आएगा तभी दूंगा, तेरे को नहीं दूंगा। बिल्कुल बात भी बिल्कुल सही है। हो सकता है कि सी ने बी से ये बिल चुराया हो, ये इंस्ट्रूमेंट चुराया हो, ये भी हो सकता है ना। तो ए कैसे पेमेंट करे? तो कुछ ना कुछ तो लिखा पड़ी होनी चाहिए ना उसके ऊपर। तो आज बी जब ये इंस्ट्रूमेंट सी के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे कुछ ब्लैंक जगह होगी, या कभी फेस पे भी कर सकते हैं। फेस पे करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो बैक साइड पे करेंगे। तो बैक साइड पे कुछ लिख रहा है, क्या लिख रहा है? और मस्त तो उसको ऐसा साइन कर रहे हैं। तो आज बी ने ये इंस्ट्रूमेंट सी के नाम पे ट्रांसफर करा, एंडोर्स करा, क्या बोला? एंडोर्स करा। और सी 2 महीने के बाद इसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर के ए के पास जा रहा है और ए को बोल रहा है देख भाई, तूने वादा करा बी से, बी ने तेरा वादा मेरे को दिया, ये रहा लिखा है इस पे देख, और साइन भी है। तो मतलब नाउ आई एम हैविंग राइट टू रिकवर द स्टेटेड अमाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम यू, बिकॉज नाउ आई एम द ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और ओनर बनाया किसने? ओनर बनाया किसने? बी ने बनाया, जो कि पहले ओनर था, आज मैं ओनर हूं। ही हैज असाइन्ड, ही हैज ट्रांसफर्ड, ही हैज एंडोर्स्ड द इंस्ट्रूमेंट इन माय नेम। सो कैन नाउ सी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए? अगर आज ए सी को देने से मना कर रहा है तो क्या सी ए के ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट एनफोर्स करके उसके ऊपर कर सकता है? द आंसर इज यस, बिकॉज ही इज नाउ द ओनर। अरे श्योर, जेप लगा, पक्का। चलिए और कहानी समझते। जैसे बी ने सी से खरीदी करा है, वैसे सी ने भी किसी से खरीदी करा होगा। अरे वो घर पे बनाता है क्या इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल फोन? किससे खरीदी करा होगा ना, तो उसको भी किसी को पैसे देने आ गया। सी बोल रहा है भैया अगर तूने मेरे को ऐसा इस किसी का वादा मेरे को दे दिया तो मैं किसी को वादा कैसे दूं? तो बोले नहीं नहीं नहीं, तू कर सकता है, कोई चिंता नहीं है। तो आज सी जो है, सी बोल रहा है कि मैं इसको दूंगा डी को, बिकॉज मैंने डी से लिया था। तो क्या आज सी आगे इसके नीचे लिख सकता है एंडोर्स्ड इन द नेम ऑफ डी और साइन कर दिया? क्या आज सी एंडोर्स कर करे वो इंस्ट्रूमेंट डी के नाम पे ट्रांसफर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है? इससे क्या हो जाएगा? डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हु इज द ओरिजिनल
ड्रॉवर, सही की गलत? जो पेमेंट करेगा who is liable, original party who is liable is a. Can D recover the amount from A? What do you think? क्या लगता है आपको? कितने लोगों ने बोला हाँ सर कर सकता है? रेज योर हैंड्स। कर सकता है? कितने बोला नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। और कितने बच्चे जिनको समझा ही नहीं? सर दोबारा सवाल पूछ। अब बेटा व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? वरद। हाँ बोलो। क्या क्यों, क्या दिक्कत है? ओनर नहीं है? अच्छा सी ओनर था कि नहीं था? तो ओनर ने अगर सामने ओनरशिप ट्रांसफर करी तो हो सकता है नहीं हो सकता है? तो यहां पे ट्रांसफर किसने करा है? सी ने करा है ना। तो ओनर ने अगर किसी और पर्सन को ट्रांसफर करा तो वो ओनर बनेगा नहीं बनेगा? तो क्या डी ओनर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या डी ए से रिकवर कर सकता नहीं कर सकता है कि नहीं? अच्छा डी भी अपने पर डे में इसको मोबाइल को नहीं बनाता है? अच्छा अपना हिंदी ऐसा ही है ना थोड़ा बहुत। हाँ? मैं पानी में भिजा, फिर उबालने को देर हुआ, मेरे परडे में तेरी कुमड़े आरडी। तो महाराष्ट्रियन लोगों का हिंदी थोड़ा सा ऐसे ही होता है। तुम चाहे जितना कोशिश करो अच्छा हिंदी बोलने की, बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड निकल जाते हैं, फट से समझ आ जाता है। और ऊपर से तो कोल्हापुरी है तो फिर खत्म ही बात, कुछ नहीं कर सकता। वो एक पर्टिकुलर स्लैंग आता है, एक पर्टिकुलर स्लैंग होता है हर एक रीजन का। वैसे अपने रीजन का भी एक स्लैंग है। तो चाहे हिंदी बोल, चाहे मराठी बोल, चाहे इंग्लिश बोल, या चाहे कुछ और भी बोल, एक स्लैंग पर्टिकुलर आता ही आता है। तो वो होता है। तो बताएंगे क्या डी अपने पर डे में मोबाइल को बनाता है? तो कहां से लाएगा? कहीं से लाएगा, मैन्युफैक्चरर से लाएगा। तो मान लो ई है, ई मैन्युफैक्चरर है, अभी ई मैन्युफैक्चरर है। तो क्या बताएंगे आज डी ई के नाम पे इसको एंडोर्स कर सकता है? क्या डी आज ई के नाम पे इसको एंडोर्स कर सकता है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ बोलो। सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ बोलो। कर सकता है। तो इसका मतलब आज डी ने ई के नाम पे ट्रांसफर करने से क्या ई ए से रिकवर कर सकता है? अरे श्योर। तो आप मुझको बताना, ऐसे एंडोर्स होते 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 ये जो प्रोमिसरी नोट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, वो कितनी बारी एंडोर्स होगा? कितनी बारी एंडोर्स होगा? व्हाट डू यू थिंक? 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 50 टाइम्स? कुछ तो लिमिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? का वाऱ्यावरची वरात? हाँ जी। अच्छा वाऱ्यावरची वरात म्हणजे कळलं ना? काय कळलं? पोको बघा। बताओ कितनी बार एंडोर्स होगा? एक ही बार होगा। मोइन, शोएब, हाँ जी। तो मान लो नहीं हुआ है, सुजल कितनी बारी होगा? एक बारी? टॉपर एक ही बार होगा? मतलब बस बी ए को कर सकता है? हाँ। सी 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 के टाइम तक हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता। मैंने बोला कि डिसऑनर, मैंने तुमको कॉन्सेप्ट सिखाया डिसऑनर का? मेरे को भी पता नहीं डिसऑनर क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं है कुछ। नॉर्मल प्लेन सिंपल कहानी की तरह जाओ, डायरेक्ट ऊपर जाने की गरज नहीं, नॉर्मली समझो। कितनी बारी हो सकता है? एक बार ही हो सकता है यहां पे, एक बार ही होगा। तो बात समझो, ये इंस्ट्रूमेंट अनगिनत टाइम तक इंडोर्स हो सकता है।
अनगिनत, इनफाइनाइट, जैसे मैं आपसे प्यार करता हूं इनफाइनाइट, वैसे ये इनफाइनाइट टाइम्स क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, एंडोर्स हो सकता है। और इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। निगोशिएबल का मतलब क्या होता है, निगोशिएबल, निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। क्या मतलब है, ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट, हाँ जी, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल मतलब बस ऐसी पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसफरेबल का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर करना, राइट्स ट्रांसफर करना। तो आज एक इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल है अनगिनत टाइम, उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और इसीलिए हमने इस एक्ट का नाम रखा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो 1881 में बना था। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पक्का? हाँ, अब इसके अंदर थोड़ी टेक्निकलिटी बढ़ सकती है कि सर अगर मान लो पेमेंट हो गया तो, जैसे अगर मान लो बी ने ए को पेमेंट कर दिया या बी ने डी को पेमेंट करा, बिकॉज डी इज नॉट द ओनर ना, तो अगर डी ने ए को पेमेंट कर दिया तो क्या सर आगे डी किसी को एंडोर्स कर सकता है? ये कान के नीचे कंटाप नहीं देगा जिसको भी आएगा, बोले ऑलरेडी पेमेंट कर दे, तो काहे पेमेंट मांगने के लिए आ गया बे? एक बार डेट डिस्चार्ज हो गया तो डेट डिस्चार्ज होने के बाद किसी का राइट ही नहीं ना रिकवर करने का, तो राइट ही नहीं है तो ट्रांसफर कैसे होगा? आज आपने मेरे को 10,000 रुपए देने हैं, तो मैं जाके स्वप्निल सर को, स्वरूप सर को बोलूंगा कि मैंने आपको 10,000 देने हैं, एक काम करिए इनसे रिकवर कर लीजिए। तो आज अगर आपने मेरे को पेमेंट कर दिया तो हाउ कैन आई ट्रांसफर दिस राइट, बिकॉज आई डोंट हैव एनी राइट्स। तो जब तक पेमेंट नहीं होता है तब तक निगोशिएबल होगा। और शोएब ने जो कहा सर वो मैच्योरिटी एक्सपायर होने के बाद नहीं हो सकता है, भैया मैच्योरिटी एक्सपायर करने के बाद क्या राइट टू रिकवर खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? जब तक कि पेमेंट नहीं हुआ है। अगर 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है और आपने मुझको अब तक पेमेंट नहीं करा है, तो क्या स्टिल आई एम हैविंग राइट टू रिकवर? तो क्या फिर मैं ट्रांसफर कर सकता हूं? तो ये निगोशिएशन कब रुकेगा? जब जब इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होगा, जब इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? सारे बेसिक क्लियर कर ले लो। अगर ये बेसिक क्लियर है तो आगे जैसे मैंने कहा पूरा मक्खन टॉपिक है। अगर ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे इतनी दिक्कत होने वाली है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इंटर के बच्चे भी परेशान हो जाते हैं इसमें कि सर नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? बेसिक्स क्लियर नहीं है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? पक्का? चलिए आगे बढ़ सकता हूं मैं? कैन आई मूव फर्दर? इजाजत है? बोलो इरशाद। हाँ जी, तो मैंने लिखा एक इंस्ट्रूमेंट पे I promise to pay rupees 2 lakh to Mr. B. I promise to pay rupees 2 lakh to Mr. B. अब जैसे मैंने जिसको पेमेंट करना है उसका नाम लिख दिया, जैसे मैंने जिसको पेमेंट करना है उसका नाम लिख दिया, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यों ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? बिकॉज जिसका नाम लिखा है उसके ऑर्डर पे पे होना है। आज कौन ए के पास ये इंस्ट्रूमेंट लेके जा सकता है? बी या कोई और? बी या कोई और? बी या कोई और? बी लेके जाएगा ना। अच्छा मान लो इसका एक भाई है मिस्टर सी, मिस्टर सी लेके चला गया, क्या मिस्टर सी रिकवर कर सकता है जबकि मिस्टर बी जिंदा है? अरे टाइगर जिंदा है अभी, तो सी जा सकता है क्या? द आंसर इज नो। तो इंस्ट्रूमेंट किसके ऑर्डर पे पेएबल है? तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? जोर से बोलो। इसको कहेंगे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। किसी के ऑर्डर पे पे होना है तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। बात समझे? बात समझे? तो आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 2 लाख टू मिस्टर बी, जैसे ही जिसको पेमेंट करना है उसका नाम लिख दिया तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ये हर एक इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होता है, चाहे प्रॉमिसरी नोट ले लो या बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, जो आगे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रॉमिसरी नोट के एंगल से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि बस प्रॉमिसरी नोट पे ही ये बातें अप्लाई करती है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज और इंस्ट्रूमेंट्स पे भी अप्लाई कर जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब भी किसी को पेमेंट करना है उसका नाम अगर लिख दिया
तो वो इंस्ट्रूमेंट एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। बात समझे? अब इंस्टेड ऑफ दैट मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे ₹2 लाख टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर आप और 2 लाख टू द बियरर। अब बियरर का मतलब क्या होता है? बियरर का मतलब कि जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है। आई बियर द इंस्ट्रूमेंट, मतलब आई एम होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो आप मुझको बताएंगे मिस्टर ए जो ये लिख के दे रहे हैं आई प्रॉमिस टू पे ₹2 लाख टू बियरर, अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? इसको बोलते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट। माइट भी आपने सीखा रहेगा इसको 12th में वगैरह। बियरर का मतलब क्या है कि जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पे होगा। सर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाते क्यों हैं लोग नालायक? अब हमने देखा था ना, याद है आपको, कि ए ने इंस्ट्रूमेंट बना करके बी को दिया, बी ने आगे सी को दिया, सी ने आगे डी को दिया, डी ने आगे ई को दिया। हुआ कि नहीं हुआ? अब एंडोर्समेंट करने के लिए तो लिखना पड़ेगा एंडोर्स इन द नेम ऑफ बी सी डी, साइन करना पड़ेगा। तो आज बी क्या कह रहा है, एक काम कर, मेरा नाम मत लिख, तू लिख बियरर। वैसे तो उसको पेमेंट करना है ना, तो एक काम कर, तू लिख बियरर। तो इससे क्या हो जाएगा, बी आज बिना कुछ लिखा पढ़ी करे इंस्ट्रूमेंट को किसी को भी दे सकता है। अभी थोड़ा सा मुन्नी को बदनाम मत करो बस, ठीक है? आज मान लो ग्रीटिंग कार्ड पे नाम ही नहीं लिखा और किसी ने आपको ग्रीटिंग कार्ड दे दिया, तो क्या वही ग्रीटिंग कार्ड आप किसी और को थमा सकते हो बिना उसका नाम लिखे? बियरर। सर यही एग्जाम्पल लो सर वापस, ये मस्त एग्जाम्पल है ना? जो आपको ग्रीटिंग कार्ड दे रहा है ना, बोले मेरा नाम मत लिख भाई, रुक, उधर लिख बियरर। उधर लिख बियरर, लिख उधर, और मेरे को दे दे, तो मैं क्या करूंगा, किसी और को दे दूंगा, तो वो क्या बोलेगा, वाह। है कि नहीं? अब जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको क्या लगेगा, ए नहीं मेरे को दिया हुआ है, अरे है कि नहीं? तो एंडोर्समेंट करने की गरज है? अरे पीछे लिखने की गरज है क्या ग्रीटिंग कार्ड पे, एंडोर्स इन द नेम ऑफ ए एन बी एन सी एन डी? कुछ लिखने की गरज नहीं। अभी इससे फायदा क्या होगा पता है क्या आपको? बीच के जो इंटरमीडिएट पार्टी होंगे ना, जैसे कि ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, डी ने दिया ई को। अब अगर आज ये इंस्ट्रूमेंट बियरर है ना, तो ए ने बी को दिया, बी क्या कर रहा है, वैसे उठा करके सी को दे रहा है, सी क्या कर रहा है, वैसे उठा करके डी को दे रहा है, डी क्या कर रहा है, वैसे उठा करके ई को दे रहा है। नाउ क्या ई रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए? द आंसर इज यस। अब बताओ मुझको, कहीं पे बी सी डी का नाम आया? किसी को पता चला? किसी को पता चला? तो यहां पे बी सी और डी इस ट्रांजैक्शन के ट्रेल से ही निकल गए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी किसने किसको पैसा दिया और क्या हुआ, है कि नहीं? यहां पे क्या पता, यहां पे क्या देखेगा, अगर ई ए को पेमेंट करेगा तो कि ई ने ए को कुछ सामान बेचा था जिसके बदले ई ए से इस इंस्ट्रूमेंट पे पैसे रिकवर कर रहा है। तो बीच के पार्टी नहीं चाहते कि हमारा नाम कहीं पे आए। माझं नाव सांगू नका, समझे नहीं समझे? माझं नाव कुठेही येता कामा। तो इसलिए ये बियरर इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। वैसे बियरर इंस्ट्रूमेंट का एक नुकसान है, बोलो क्या? चोरी हो सकता है ना, है कि नहीं? इसने पैसे रिकवर करने थे, उसने ड्रॉवर में रख दिया, किसी ने ड्रॉवर से चुरा लिया, या रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, इंस्ट्रूमेंट गिर गया, उसने उठा लिया, बोले वाओ ए पैसा दे। ए क्या बोल रहा है, मैंने को बियरर को ही देने थे। हो सकता है कि मैंने जिसको बना के दिया उसने इसको दिया हो। समझे कि नहीं समझे? इसको बोलते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, जिसका नाम लिखा जाएगा, जिसको पेमेंट करना है, उसको क्या बोलते हैं भाई और बहनों, क्या बोलते हैं? और जिसका नाम नहीं लिखा जाता, बस मैंने लिखा बियरर, उसको क्या कहते हैं? झेप लगा, झेप लगा। अच्छा बात बताओ, अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं, पता नहीं बियरर है कि ऑर्डर है। आई प्रॉमिस टू पे ₹2 लाख to Mr. B or the bearer
अच्छा ये लिख सकता हूं मैं? पहले बताओ ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? जरूर लिख सकता हूं। मैं मिस्टर बी को पे करूंगा या फिर जो भी इसका बियरर होगा उसको पे करूंगा। तो आप बताना ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट है? ये बियरर है, लेकिन बी का नाम तो लिखा हुआ है। लेकिन बी के साथ साथ बियरर को भी पे करने का वादा करा है, तो इनमें भी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बियरर इंस्ट्रूमेंट। बात समझे? बात समझे? अच्छा इसके अंदर और एक चीज आती है, बताऊं? मजा आ रहा है कि कंटाल आ रहा है? दोनों आ रहे हैं। ये क्या चीज होती है सर? आई प्रोमिस टू पे ₹2 लाख टू डैश। बी बोले मेरा नाम मत लिख, बियरर भी मत लिख, बियरर भी मत लिख, ब्लैंक छोड़ दे। हो सकता है ना ऐसे? नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है? ब्लैंक छोड़ दे, कुछ मत लिख। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट। ब्लैंक चेक का नाम सुना है कि नहीं सुना है? वैसे ये तो बहुत आगे की कहानी है, अभी मैंने बस आपको इंट्रो दिलवाने के लिए बता दिया। वैसे एक इंस्ट्रूमेंट दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कोई भी इंस्ट्रूमेंट दो ही प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? ऑर्डर, या फिर जैसे ही जिसको पे करना है उसका नाम लिख दिया तो वो बीरर, सॉरी ऑर्डर। और अगर जैसे जिसको पे करना है उसका नाम नहीं लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे? नाम लिखा है और साथ साथ बीरर बोला है तो वो क्या बन जाएंगे? क्लियर? समझा? स्ट्रेट बेटो स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। वैसे उम्र 50 साल मेरी है और तुम खुद ऐसा बिहेव करो कि 55 साल के हो गए। स्ट्रेट बेटो एकदम, कीप स्माइलिंग। सबके चेहरे हंसते हुए दिखने चाहिए। इट्स द फर्स्ट लेक्चर दैट यू आर अपेयरिंग दिस डे ना? ऐसा लग रहा है कि आखिरी लेक्चर देख रहे ना, लाइक ऑर्डर या बीरर। ओके चलिए, अब मैंने लिखा मैंने लिखा 24 है ना, 24 Feb 24 लिखा आई promise to pay ₹2 lakh to Mr. B after 2 months. यहां पे बताएंगे ये इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है कि बियरर है? ऑर्डर है कि बियरर है? क्यों ऑर्डर है? बिकॉज जिसको देना है उसका नाम लिखा है मिस्टर बी। सही बात है, लेकिन और एक चीज लिखी है 2 months। अब आप मुझको बताना, ये बिल का पेमेंट मांगने के लिए मिस्टर बी मिस्टर ए के पास कब जाएंगे? मेरे को भी पता है ना, 2 महीना। मेरे को डेट बताओ सर, आप ही बता दो। फीस दिया ना आपको? हाँ जी, 27। क्यों क्यों क्यों? वो ग्रेस डेज मैंने सिखाया तुमको। कहाँ किसी का नॉलेज यूज करके आ जाते हैं इधर। अब ऐसे सवाल पूछूंगा ना नालायको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कि तबाह हो जाओगे। फना कर दूंगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। मैंने जितना पूछा ना उतना जवाब दे दो। बताएंगे 2 महीने कब खत्म होते हैं? 24 फेब से। इट इज 24 April। एंड देन कॉन्सेप्ट जो आपने मेरे को सिखाया वो क्या है? ग्रेस डेज वाला, कि 3 दिन ऐड करेंगे। तो 3 दिन कब खत्म होते हैं? 27 April 24। तो इट्स द ड्यू डेट। अरे श्योर? आज मान लो मिस्टर बी को 1 महीने के बाद पैसों की गरज है, 2 लाख रुपए। वो 1 महीने के बाद ही पहुंच गए, यानी कि 24 मार्च 2024 पे पहुंच गए। बोले कि मेरे को पेमेंट करो। क्या आज मिस्टर ए मिस्टर बी को पेमेंट करेंगे? 1 महीने के बाद वेदर मिस्टर ए इज लाइबल टू पे टू मिस्टर बी। अभी करने के लिए कुछ भी कर लोग मर्डर कर लेते एक दूसरे का फेसबुक पे।
करने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या करना चाहिए? नहीं ना, करने के लिए कुछ भी कर सकते रे। युवाओं, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना। युवाओं, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना, वरना शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। करने के लिए कुछ भी कर सकते लोग, करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। बताएंगे मिस्टर ए इज लाइबल और नॉट? नॉट लाइबल। वो बोलेंगे भाई 2 महीने के बाद आना, मंडे को आना, मस्त ना दो के मंडे को आना, मंडे को पेमेंट कर दूंगा। बाबू भैया बोल रहे हैं यहाँ पे, मिस्टर ए बोलेंगे भैया अभी नहीं, 2 महीने का टाइम बोला है, 2 महीने के बाद आना। तो सर इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं, कम ऑन, टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। जब पेमेंट का समय तय होता है, जब पेमेंट का समय तय होता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और अगर पेमेंट के टर्म्स अगर इंस्ट्रूमेंट में तय नहीं है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? सर लिखते कैसे वो तो बताओ। तो मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे ₹2 लाख टू मिस्टर बी ऑन डिमांड। क्या लिखा? ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब क्या है? कि मिस्टर बी मेरे से जब भी पेमेंट मांगेंगे मैं दे दूंगा, ऑन डिमांड। तो क्या अगले दिन पहुंच सकते हैं? इसमें ग्रेस डेज, ऑन डिमांड में ग्रेस डेज नहीं, डायरेक्टली पेमेंट होगा। इस दिन बनाया, अगले दिन पहुंच गए, पेमेंट करना है। तो इसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। डिमांड इंस्ट्रूमेंट। लेकिन आपने एक बात नोटिस नहीं करी, यहां पे जो पेमेंट करना है उसका नाम लिखा हुआ है, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के 2 प्रकार हो सकते हैं, एक होते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट, एक होती है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट टाइम भी हो सकता है और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट डिमांड भी हो सकता है। छिप लगा। अब इसी सीक्वेंस में क्या आप मुझको यह बता सकते हो कि क्या बियरर इंस्ट्रूमेंट टाइम और डिमांड दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो यहां से जवाब मेरे को कम आ रहे। अब बेटा बियरर इंस्ट्रूमेंट टाइम भी हो सकते हैं और डिमांड भी हो सकते हैं, तो कैसे लिखूं इसको? अगर मैं कह रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंट बियरर है और टाइम है, तो कैसे लिखूं? मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि आई प्रॉमिस टू पे टू द बियरर ₹2 लाख, 2 लाख आफ्टर 2 months। तो ये क्या हो गया? ये पहले क्या है? बियरर है, और इसमें टाइम लिखा हुआ है, इसलिए क्या है? जेप लगा। और इसी को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे टू बियरर रुपीज ऑन डिमांड। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया बेटा? क्या ये बियरर है? बिकॉज जिसका नाम लिखा है, जिसको पे करना है उसका नाम नहीं लिखा है, तो ये क्या हो गया? बियरर। और प्लस ये क्या है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। आई बात समझ में? और लिखा आई प्रॉमिस टू पे टू बियरर या टू मिस्टर बी और टू द बियरर ₹2 लाख ऑन डिमांड। अब बताओ इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये बियरर है, साथ साथ यहां पे मैंने लिखा 2 months, तो ये क्या हो गया? बियरर प्लस जिप लगा। पक्का? तो मैं कहूंगा अब आखिरी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक तो क्या होता है?
एक तो ऑर्डर होता है या फिर, और साथ साथ वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, टाइम या फिर डिमांड हो सकता है। अगर ये चार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अगर इसके अंदर किसी को दिक्कत है तो बता दो कि सर इसमें मेरे को कुछ भी नहीं समझा, या मेरे को सर ये बियर नहीं समझा। हाँ बेटा, वो बाद में पेमेंट के बाद टाइम पे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। इज अ पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिसऑनरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक आएगा तो उसमें पढ़ लेंगे। यहां तक कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो पूछ। कोई डाउट नहीं? पक्का? इसको बुक से समझते हैं कि बुक में ये सारी बातें कहां लिखी हुई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, तो डायरेक्टली टॉपिक नंबर 5 पे जंप करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो छोटी छोटी बातें, वो चेक है, प्रोमिशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वो बाद में चर्चा कर लेंगे, बेसिक को समझते। बियरर इंस्ट्रूमेंट या फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, सबका ध्यान मेरी तरफ है, मतलब बोर्ड की तरफ है। पक्का? स्लो, रेडी, स्ट्रेट बोर्ड, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, कीप स्माइलिंग बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज। सो बियरर इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक। है ना, ब्लैंक लिखा ना हमने, देखा ना, मैं वो ब्लैंक लिखते हैं, हम नाम लिखते ही नहीं उसका, तो बियरर हो गया। जो भी होगा अपना नाम लिख करके दे देगा। और where the name of the payee is specified with the words or bearer, यानी कि नेम लिखा है या फिर बियरर लिखा है, और बियरर। और where the last endorsement is blank, ये लास्ट endorsement क्या होता है समझ लेंगे इसको थोड़ा सा। इन शॉर्ट समझ लो कि जैसे ही मैंने लिखा पे टू द बियरर, या किसी का नाम ही नहीं लिखा, या फिर किसी का नाम लिखा और साथ में लिखा और बियरर, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया। इसका इफेक्ट क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट किसको पे करा जाएगा, जो भी उसका बियरर होगा, जो भी उसका होल्डर होगा, जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो जो बंदा ओरिजिनली पेमेंट करने के लिए लायबल है उससे क्लेम करेगा, उसको बोलते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट। झेप लगा। नेक्स्ट आएगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल टू द पर्सन और पेएबल टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर। अब ये क्या बोला है सर, मैंने लिखा मिस्टर बी, पे टू मिस्टर बी, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है नालायको, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। और पेएबल टू द पर्सन और हिज ऑर्डर, अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने लिखा आई प्रोमिस टू पे मिस्टर बी, बताएंगे ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। या फिर लिखा और हिज ऑर्डर, अब इसका मतलब क्या होता है, और हिज ऑर्डर का मतलब क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, एक तो मिस्टर बी को पे करेंगे या मिस्टर बी के ऑर्डर पे करेंगे। मिस्टर बी, मान लेते हैं मिस्टर बी आज पहुंच गए के पास, बोले कि मेरे को पेमेंट कर दो, तो पेमेंट किसको करना है, पेमेंट किसको करना है, बी को करना है। आज मिस्टर बी एक बंदे को और लेके गए, बोले कि ये मेरे साथ है। मिस्टर ए बोले एक काम कर, मेरे को जो पेमेंट करना है इसको कर, आज जो मेरे को पेमेंट कर रहा है जिसको पेमेंट कर। तो क्या मिस्टर ए ने पेमेंट इसको करना है, सी को लेके, सी को करना है। एंडोर्समेंट करा था क्या, एंडोर्समेंट करा था क्या, नहीं करा था, लेकिन वो लेके गया ना, मेरे को पे कर या मेरे ऑर्डर पे कर, एक तो मुझको नहीं तो मेरे ऑर्डर पे, तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, ऑर्डर ही हो गया, है कि नहीं। तो पेएबल टू द पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, और पेएबल टू द पर्सन और हिज ऑर्डर, दैट इज मैंने कहा मिस्टर बी और हिज ऑर्डर, ऐसे लिखा मैंने, तो वो ऑर्डर ही कहला जाएगा। देखो एग्जामिनेशन में पहली बार, इट्स द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू टेस्ट, यू आर गोइंग टू बी टेस्ट ऑन दिस टॉपिक,
तो प्रोबेबली हो सकता है कि सवाल कुछ ऐसे बन जाए, आपको इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा या फिर वर्डिंग दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए ऑर्डर है कि बियरर है कि टाइम है कि डिमांड है। टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और ठीक है, एग्जामिनेशन तो ठीक है, हम लोग कर लेंगे कहीं ना कहीं से इंतजाम, लेकिन नॉलेज पर्पल का क्या? आज अब एक सीए बनने वाले हो और तुमको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता ही नहीं है, तो तुम काहे के सीए हो? सर मेरे को है ना उसका अकाउंटिंग करने को आता है, आप मेरे को ऐसा मस्त प्रॉब्लम बना के दो, सारे इंटरेस्ट बराबर कर दो मैं, ये काम तुम्हारा अकाउंटेंट कर लेगा। समझे? क्लाइंट तुम्हारे पास आकर पूछ रहा है, सर एक प्रॉमिस नोट बनाने की है, कैसे बनाओ? ते मी फक्त एक्झामसाठी केलं होतं, ते मी रट्टा मारला होता, ते आता विसरलो। एक सर है, जो इस बारे में आपको पढ़ा सकते हैं। तो मेरा धंधा हो जाएगा, तुम्हारा क्या? क्लाइंट निकल जाएगा। अच्छा तुम प्रॉमिस नोट बनाने के बारे में कंसल्ट नहीं कर सकते, तो जब वो बंदा प्रॉमिस नोट बनाएगा, अकाउंटिंग करने के लिए किसके पास आएगा? तुम अगर उसको मेरे पास भेजोगे तो मैं उसको मेरे ऑफिस में भेजूंगा कि मैं तेरे को बताता हूं कैसे बनाते प्रॉमिसर नोट, ये रहा प्रॉमिसर नोट बना के दे दे। अब बोलेगा सर मेरा एक बिजनेस है उसका अकाउंटिंग करना है, तुम्हें क्या? तुम बोले नहीं, जिसने जिसने तुमको मेरे पास भेजा ना उसके पास जाओ, वो करवा के देगा। और मैं अपने ऑफिस ना भेजू उसको, तो तुम्हारा पूरा धंधा गायब। जैसे मैंने कंपनी एक्ट में भी बताया था, तुमको अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट ही करना नहीं आता है तो तुम्हारा पूरा धंधा निकल गया बे। उसके आगे कंपनी का, उस कंपनी का इनकम टैक्स तुम नहीं कर सकते, जीएसटी तुम्हारे पास नहीं आएगा, अकाउंटिंग तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो पहले तुम जान नहीं रहे हो कि हमारा काम है क्या। हमारा काम है कंसल्टेशन करना, हमारा काम है नॉलेज गेन करना और क्लाइंट को बताना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है। उसको बहुत अक्ल है तुमसे ज्यादा, लेकिन वो जो कर रहा है वो सही है कि गलत है वो बताना तुम्हारा काम है। कई बातें ऐसी होगी जो क्लाइंट ही तुमको सिखाएगा, चार बातें, सर ऐसे नहीं वैसे करना होता है, क्योंकि धंधा करना वो जानता है, लेकिन धंधा में जो वो कर रहा है सारी बातें, उसमें से क्या सही क्या गलत वो तुमने बताना होगा। जेपे कि नहीं जेपे? जो भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं दे कैन रिलेट टू दिस, बिकॉज उनके घर में ये चर्चा होती रहेगी कि ये करा वो करा, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ये करा तो ऐसा होगा वो करा तो वैसे होगा। समझे कि नहीं समझे? अरे तुम तो मेडिकल स्टोर से जाकर के कोई भी गोली लेके खा सकते हो रे, लेकिन डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? ये सही है कि गलत है पता, इसीलिए ना। तो तुम डॉक्टर हो, करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। अब मैं किसी ने इंस्ट्रूमेंट बना दिया, देखो कैसे इंस्ट्रूमेंट बनाया नालायक ने, बोला आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी और एनीवन और बीरर or to his order a sum of rupees, जितना चाहिए उतना, 2 months after the date और डिमांड। बनाने के लिए कोई भी कुछ भी बना सकता है ना, वो नालायक ऐसे बना के देगा, तुम्हारे पास आएगा बोले वाह क्या इंस्ट्रूमेंट है, करो अकाउंटिंग इसका। क्या अकाउंटिंग करेगा? तुम क्या बोलेगे? कहां पौवा लगा के आ गया भाई, थोड़ा पूछ लेता तो सही था, ये इंस्ट्रूमेंट गलत है भैया, ऐसा नहीं होता है जी प्या। तो ये तुम्हारा काम है, ये सीए का काम होता है, सही सही राह दिखाना सीए का काम है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? एकदम शांति। किसी का नाम लिखा तो वो ऑर्डर है, किसी का नाम लिखा और इस ऑर्डर लिखा तो वो भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज उसको या उसके कहने पे पेमेंट होगा। और पेबल टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, पेबल टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन मतलब मिस्टर बी और हिज ऑर्डर का मतलब क्या है? मिस्टर बी को पेबल है या फिर उसके ऑर्डर पे पेबल। आई बात समझ में? अब मैंने लिखा, देखो सबके कान खुले शांति से समझो, मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे टू, आई प्रॉमिस टू पे एज पर मिस्टर बीज ऑर्डर, इसमें या फिर टू
मिस्टर बी और हिज ऑर्डर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? वैसे दोनों इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? पहले लिखा बीज ऑर्डर या दूसरे में लिखा बी को या उसके ऑर्डर पे? अच्छा, और दूसरे में या उसके ऑर्डर पे देना है। ओके ओके, क्वाइट इंप्रेसिव। बॉयज में कोई है? हाँ बेटा, मोड ऑफ पेमेंट। ओके, छे बी को पेमेंट नहीं होगा। अच्छा, बी के ऑर्डर है उसको ही पे करे, तो बीज ऑर्डर बोला है ना। बीज ऑर्डर मतलब क्या? बी का ऑर्डर है, मेरे को ही पे करो। एनीवन? मैं जानता हूं कि आपको आंसर नहीं आता है, आई नो दिस, बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा दिमाग लगाओ। अमृता जी, सॉरी। बी के ऑर्डर पे लिखा है। अ- हम्म हम्म, मतलब लिखने वाले के, बनाने वाले के एंगल से लिखा है, वाह। सब दोनों में डिफरेंस क्या है? दूसरे में लिखा बी या फिर उसके ऑर्डर, मैं लाइबल हूं टू पे बी और हिज ऑर्डर, वो जो जैसे बताएगा वैसे पे करूंगा। पहले में बी का ऑर्डर जैसा है वैसे फॉलो करना है, बी का जैसे ऑर्डर है वैसे फॉलो करना है। मैं बस बी को ही लाइबल हूं, या पहले मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बी को पे करने की नहीं है, यहां पे लाइबिलिटी की बात है भाई। दूसरे केस में, सेकेंड केस में, मैं पहले बी की तरफ लाइबल हूं और उसके बाद उसके ऑर्डर पे लाइबल हूं। बात समझे? पहले केस में मैं बी के ऑर्डर पे लाइबल हूं कि बी जैसे ऑर्डर करेगा वैसे पे करूंगा, और अगर बी ने कहा कि मेरे को ही पे करो तो फिर उसको पे करूंगा। आज अगर बी ने यहां पे एंडोर्स करा तो पहले मैं एंडोर्सर को लायबल हूं। मैं किसको लायबल हूं? एंडोर्सर को लायबल। और अगर एंडोर्सर नहीं है तो किसको लायबल हूं? यहां पे मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टू पे बी। अब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर कब होगा पता है? जब ये बिल आगे आगे एंडोर्स होते जाएगा और कोई प्राइमरी पार्टी जो है उसको पे करने से मना करेगी। कुछ समझे मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ए ने बिल दिया बी को, प्रॉमिस नोट बना करके बी को दिया, बी ने आगे सी को दिया, सी ने आगे डी को दिया, डी ने आगे ई को दिया। अब ए जाएगा ऑन ड्यूटी किसके पास? ए के पास जाएगा। अब अगर ए ने मना करा, ए ने अगर मना करा तो ई किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा? कि सी के पास जाएगा कि डी के पास जाएगा? इसको किसने दिया? तो डी के पास जाएगा। डी ने मना करा तो, सी ने मना करा तो, बात समझे? अब जब मैंने कहा कि बी या उसके ऑर्डर पे करो, बी या उसके ऑर्डर पे पे करो, तो बी ने कहा कि मेरे को पेमेंट नहीं करना है, किसको पेमेंट करो? सी को पेमेंट करो। किसको पेमेंट करना है? तो सी इज अ पर्सन हु इज हैविंग अथॉरिटी टू रिकवर। अगर आज ए मना कर रहा है पेमेंट करने से, बिकॉज वो ई के पास आ गया है, ए ने क्या करा? मना करा, भाई मैं पेमेंट उसको नहीं करता हूं, तो ए इज लाइबल टू पे टू डायरेक्टली, बिकॉज एट द एंड हो के बिल बी के पास आया है, और बी आज किससे रिकवर करने का अधिकार रखेगा? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि बीज ऑर्डर, एज पर बीज ऑर्डर, बी बोल रहा है कि मेरे ऑर्डर पे करो, मतलब मैं कह रहा हूं इसको पेमेंट करो। तो आज एंडोर्सर को पेमेंट करने की लाइबिलिटी किसकी है? ए की है।
बी या बी के ऑर्डर पे, मतलब पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बी को पे करने की, कि मैं बस बी को ही पे करूंगा, उसके बाद देखूंगा उसका ऑर्डर क्या है। तो लाइबिलिटी इन शॉर्ट, ज्यादा डीप में नहीं जाते इसके और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा खामखा, मैं बताऊंगा कि अगर बीज ऑर्डर पे करना है तो पहली लाइबिलिटी टू पे इज उसका ऑर्डर क्या है। अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो फिर बी, बी और हिज ऑर्डर बोला तो पहली लाइबिलिटी किसकी तरफ है, बी, मैं पहले बी को पे करूंगा, बाकी कौन है मैं नहीं जानता हूं। और अगर उसने कोई ऑर्डर दिया तो फिर ऑर्डर को पे करूंगा। आई बात समझ में? और इसको थोड़ा पेंडिंग रखो, प्रोबेबली 50% क्लियर है, जब आगे हम लोग डिसऑनर की बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है, कि अगर मैंने किसी का नाम लिखा तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, मैंने लिखा किसी का नाम और इज ऑर्डर तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, मैंने लिखा किसी पर्सन के ऑर्डर पे, यानी कि मैंने क्या लिखना है यहां पे, बीज ऑर्डर, तो वो क्या इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। बात समझो, मैंने कहा एग्जामिनेशन में आपको इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए भी बोल सकते हैं कि बताओ ये ऑर्डर है कि बियरर है। तो वापस एक बार अगेन रिवाइज करता हूं शांति से। अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट में पे यानी कि जिसको पे करना है उसका नाम नहीं लिखा तो वो क्या है, तो वो क्या है, सब बोलेंगे वो इंस्ट्रूमेंट क्या है। अगर हमने पे का नाम लिखा और सामने वर्ड बियरर लिखा तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, और अगर एंडोर्समेंट ब्लैंक है तो भी इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो क्या होता है बाद में समझेंगे। अगर मैंने किसी पे का नाम लिखा तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, अगर मैंने लिखा किसी का नाम या फिर उसका ऑर्डर लिखा तो, अच्छा मैंने किसका नाम लिखा और बियरर लिखा तो, वेरी गुड, या फिर मैंने लिखा उस पर्सन के ऑर्डर पे तो वो क्या है, और लास्ट एंडोर्समेंट फुल है, फुल मतलब एंडोर्समेंट में लास्ट का नाम लिखा है, ई का नाम लिखा है, ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ई, ई यानी कि फुल, फुल यानी कि ई का नाम लिखा है, तो किसके ऑर्डर पे करेंगे, ई के, किसको पेमेंट करेंगे, ई को, तो इसलिए वो क्या हो गया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। आई बात समझ में? देखिए बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का फर्क क्या है। नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक, नेम ऑफ द पे स्पेसिफाइड विद द लास्ट वर्ड बियरर, लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक, इसको मत पढ़ो अभी। दूसरा, पेएबल टू द पर्सन, पर्सन और हिज ऑर्डर, या पेएबल टू द पर्सन ऑर्डर और लास्ट एंडोर्समेंट फुल, इसको नहीं पढ़ना है अभी। तो इंस्ट्रूमेंट का हो गया, क्या हो गया, जेप लगा, जेप लगा। अब टाइम इंस्ट्रूमेंट और इसका फर्क क्या है, इस टाइम इंस्ट्रूमेंट और इसका डिफरेंस नहीं दिया है, ठीक है, जो भी इस पेमेंट में आएगा वो, चलिए उसको हम लोग बाद में समझ लेंगे, पहले बताओ यहां तक क्लियर है, इसको नोट करें, इसको नोट करें, नोटबुक तो लाए होंगे, लायो की नहीं लायो, मस्त आपल्या सुवाच्य अक्षरात निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखना, नाम लिखना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अच्छा स्पीड सही है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, सही है ना, गाना सुनना है आपको, हाँ बेटा, हाँ बेटा, ब्लैंक भी था, ठीक है, बीरर कहलाएगा, बीरर कहलाएगा, आएगा आगे, एंडोर्समेंट अगर ब्लैंक हुआ, या फिर मैंने लिखा पे टू डैश डैश और इज ऑर्डर और सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, ऐसा लिखा, तो वो ब्लैंक है ना, तो आज मैं किसी को भी दे सकता हूं, वो बंदा क्या करेगा, खुद मैं ओनर हूं, वो अपना नाम लिखेगा, इसको बोलते हैं बीरर को ऑर्डर बनाना। आगे बढ़ेंगे, बीरर को ऑर्डर बनाना बोलते हैं इसको, जब तक कि किसी का नाम नहीं लिखा है तब तक वो बीरर ही है, समझे।
कौन सा गाना सुनोगे? हेडिंग दिया? जिंदगी में दुख और यूट्यूब के ऐड कभी खत्म नहीं होते, और स्किप करने के लिए थोड़ा समय जाता है। ये आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? चलो नाम लिखो आप, नीचे लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये दिखता है ना कलर? ये वाला नहीं दिखता है? ये वाला थिरक थिरक यादो नदी खिला दो थिरक थिरक रे माटी का बादल फकू पक जाए अंबर झुका दो थिरक थिरक रे अकड़ पकड़ शक्ति अकड़ पकड़ सालना शरम गरम थोड़ा पलम तेरा पालना कुछ नहीं तेरी शक्ल तेरे लगे साथना अकल बकल दिखने जिगर तेरे मुकाबला धड़कन रंगारे धड़कन अंगारे तन मन गंगारे जिंदा हो तन मन गंगारे सुंदर बंदा రోజు వేడుకగా ఉంటుంది ఉంటుంది నచ్చే అప్ని ఉఠా కర్తే ఈ రోజు వేడుకగా ఉంటుంది ఉంటుంది నచ్చే అప్ని ఉఠా కర్తే तुड़ तुड़ पसीना बहा के पसीना तू पिछे चंगाई सलीना डरीना के तेरे पिछे आंदे होया मीना तू नागा दी बच्ची एक काबू नहीं आंदी ते के सपेरा बचांदा मैं बिना If you had the chance and the time is found, would you do it again? Would you do it again? Would you do much? You don't like to believe Raki bhaiya roop pura taake beliye Call your friends cause we gone again And I'm back around, would you do it again? Would you do much? Yaad karke jagni lage abhi tere jala ke beliye Chhod ke dang chhod ke tera hua main sab ko chhod ke करना तोल के राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के Yes, together we live on the
पूरी तुझे देखा तो दिन मेरी पूरी पूरी नहीं है उनमें तो ये पूरी नहीं है डिटेनेट पूरी नहीं है रिटनली में भी नोटिस कर रहा हूँ तू भी पूरी नहीं है तेरा प्यार जैसे होते हैं कुछ सामने जो भी है मुझ में दिल कहीं को जैसे कोई रन में भी के दे रहा जो कुछ बदले मन में कमाली बलियां बलोरी करदी सफर तोरे मट मटकनी तू के मिली चाली गलां दी लाली नहीं तो कीते पूरे छोरी इश्क में दिल छोरी इश्क में मुंडा सोड़ा है कुड़ी तू करोड़ दी उड़ता फिरता दिल तो परिंदा है पहन के जोड़ा लाल कलर का कतरा कतरा तकरी पे जिंदा है माय गॉड तू लगती है जैसे स्विमिंग पूल में फूल संभल का नशे में तेरी याद बड़ा जो एक याद सवारे के नशे से पुराने हो गए तेरे साथ तो किसी ने नाराज दीवाने के रोजाना के बहाने हो गए तेरा रखूंगा ख्याल मेरी जिम्मेवारी है कह दे घर वालों से कि अब मेरी बारी है उन्हें छोड़ तू बस मेरी होने वाली है तेरी गली में ही दौड़ी मैंने इज इट ओवर? चलिए, अब टाइम इंस्ट्रूमेंट और डिमांड इंस्ट्रूमेंट जो है इसका ड्यू डेट जो कैलकुलेशन है वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करते कि 2 महीने के बाद मतलब कब, 30 दिन के बाद मतलब कब, 15 दिन के बाद मतलब कब। मैंने लिखा पे मी और माई ऑर्डर या आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ ₹2 लाख 3 months आफ्टर द डेट ऑफ योर मैरिज। तो क्या ये सही है? मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ ₹2 लाख 2 months आफ्टर द डेथ ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। तो क्या ये सही है? कैसा लिखा जा सकता है? सारे जवाब मिलेंगे। रुको जरा, सब्र करो। पहले लेक्चर पे ये सारी बातें अगर दिमाग में डालना शुरू कर दिए तो कल के लेक्चर पे कोई नहीं आएगा। बोले कि मेरे को सी नहीं करने गए, तो हौले हौले समझेंगे। पहले बेसिक सारी बातें क्लियर करवा के लेते हैं। हाँ जी, चलिए। एक पॉइंट मैंने बोला था कि अपने नहीं पढ़ना है, वो ये था, if I talk about the bearer instrument, so it is negotiated mere by the delivery। और अगर मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है तो उसको हम लोग एंडोर्स करेंगे, साथ साथ उसको डिलीवर भी करेंगे। इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट है और
इंस्ट्रूमेंट में मैंने कहा यहाँ पे लिखा 24th ऑफ 24 आई promise to pay rupees 2 lakh to Mr. B or his order after 2 months. लिखा 2 lakhs, स्टैम्प लगाया, साइन किया. अब इंस्ट्रूमेंट को हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे नहीं कहेंगे? द आंसर इज यस. व्हाई? बिकॉज इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में है? वेदर बी इज हैविंग राइट टू रिकवर फ्रॉम ए. ओ मेरे बहन भाई और बहनों, कर सकता है ना? स्ट्रेट बनेगी, स्ट्रेट स्ट्रेट, थोड़ा स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट. अब बी चाहे तो उसको सी के नाम पे एंडोर्स कर सकता है. कैन ही एंडोर्स इन द नेम ऑफ सी? क्या सी एंडोर्स कर सकता है इन द नेम ऑफ डी? क्या डी एंडोर्स कर सकता है इन द नेम ऑफ ई? आंसर इज यस. लेकिन ये एंडोर्स करने का तरीका क्या है सर? हाउ वी कैन एंडोर्स? आज ये इंस्ट्रूमेंट का नेचर क्या है बताओ? आई गेस इतना सब डिस्कशन होने के बाद सबसे आंसर आना चाहिए. ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर प्लस टाइम इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, हम बेसिकली थोड़ा एम्फोसिस करते हैं ऑन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. तो आज अगर किसी भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएट करना है, निगोशिएट करना मतलब ट्रांसफर करना, राइट को ट्रांसफर करना है, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट कैसे करते हैं? इसके फेस पे या इसके बैक साइड पे हम लोग कुछ लिखना पड़ेगा. आज अगर मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि बी ने इस इंस्ट्रूमेंट को वैसे ही उठा करके सी को दिया, तो आप मुझको बताएंगे वेदर सी इज हैविंग एनी राइट टू रिकवर इट फ्रॉम ए ऑन ड्यू डेट. हाँ, अब ड्यू डेट में जाएंगे, टाइम ट्रैवलर 2 महीने के बाद जाएंगे, देखेंगे सी ए के घर में चला गया, बोले कि मेरे को इस प्रॉमिस नोट का पेमेंट करो. आई प्रॉमिस टू पे लिखा है आपने, पेमेंट करो. ए सी को क्या कहेगा? पेमेंट करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? आज सी ऐसे ही निकल गया उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, तो आप बताओ मुझको, क्या ए सी को पेमेंट करेगा? द आंसर इज नो. क्यों नहीं करेगा? अगर ए को पता ही नहीं है, ए क्या बोलेगा? क्या लिखा है यहां पे? आई प्रोमिस टू पे मिस्टर ए और इज ऑर्डर. ना तो मिस्टर ए है ना उसकी ऑर्डर है. अरे यही बोलेगा ना, ना तो मिस्टर ए है ना तो उसकी ऑर्डर है, तो मैं पेमेंट कैसे करूं? तो नहीं करेगा पेमेंट. तो आज अगर बी को अपना अधिकार सी के नाम पे ट्रांसफर करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा एंडोर्स. अब एंडोर्स कैसे करेगा? लिखेगा पीछे क्या? एंडोर्स्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर सी, और आगे साइन. अब क्या सी ए से रिकवर कर सकता है? अरे श्योर. चलो एंडोर्समेंट तो हो गया, लिखा, लेकिन क्या ये इंस्ट्रूमेंट उठा करके सी के हाथ में देना पड़ेगा? पता चला बिल तो बी के पास है और सी पहुंच गया ए के घर पे, बोले सुनना, तूने एक प्रॉमिस नोट बनाया था. हाँ बनाया था ना, उसका पेमेंट कर. बताओ क्या एंडोर्समेंट हो चुका है? हाँ कि ना? हुआ है ना, तो पेमेंट करना है ना. अरे यार अभी तुम पागल हो गए क्या? आपने कहा सर एंडोर्समेंट नहीं हुआ था इसलिए पेमेंट नहीं हुआ. अब एंडोर्समेंट भी हो गया भाई, क्या दिक्कत है? काहे भौकाल मचा रहे हो? हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट किसके पास है? इंस्ट्रूमेंट बी के पास है, तो उसको इंस्ट्रूमेंट लेके जाना पड़ेगा. ये बोलेगा साला मैं तुझको पेमेंट करता हूं, बाद में बी भी आएगा पेमेंट मांगने के लिए. है अला मोटशाना, इंस्ट्रूमेंट लेके आ, मैं पेमेंट करूंगा ना उसको फाड़ करके फेंक दूंगा मैं. लॉजिकल है ना? आप भी ऐसे ही करोगे ना. थोड़ा रियलिटी में आओ, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, रियलिटी में आओ. लॉ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, रियलिटी की बात है. आज अगर ए सी को पेमेंट करेगा विश्वास रख करके,
और बी बाद में पेमेंट मांगने के लिए भाई ये इंस्ट्रूमेंट पेमेंट करो, बल्कि तुमने तो उसको एंडोर्स करा था। तो आज कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका एंडोर्समेंट पहले हो जाना चाहिए, यानी कि पहले राइट ट्रांसफर हो जाना चाहिए और साथ साथ उसका डिलीवरी भी होना चाहिए, किसको, जिसके नाम पे एंडोर्स करा है। इसलिए आप यही लिखा है ना, अगर आज कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको आप निगोशिएट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे? अब ये एंडोर्समेंट का स्पेलिंग अलग अलग लोग अलग अलग लिखते हैं, कुछ लोग इंडोर्समेंट बोलते हैं, हम उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। एंडोर्समेंट इज करेक्ट वर्ड, पता नहीं एंडोर्समेंट क्यों लिख दिया। तो एंडोर्समेंट एंड साथ साथ क्या बोलो, झेप लगा, झेप लगा, बिना डिलीवरी का एंडोर्समेंट नहीं हो सकता अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो। और उसका रीजन मैंने अभी आपको बता दिया। अगर मान लेते हैं यही इंस्ट्रूमेंट अगर एक बेयर इंस्ट्रूमेंट है, आई प्रोमिस टू पे रुपीज 2 लाख टू bearer आफ्टर 2 months, भाई और बहनों आप मुझको बताएंगे ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? अरे ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है, साथ साथ एक टाइम इंस्ट्रूमेंट है। चलो टाइम की बात हम लोग नहीं करते, हम लोग बियरर की बात करेंगे। तो आज इस इंस्ट्रूमेंट कौन पे कर रहा है? 2 लाख रुपए लिखा, तारीख लिखी, जो भी तारीख। आज मिस्टर बी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज बना करके बी को देगा ना, 2 महीने के बाद लेके आना, आना नहीं घर पे देके जाऊंगा। किसको समझा, समझा नहीं समझा, पोगो देखो। चलो मैं जोक में तो कोई हंसता भी नहीं, डायरेक्ट अपमान कर देते ना, लाइक मेरे को लगता है कि मेरे को मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ ही नहीं रहा है, या फिर मैं इसे बहुत डिफिकल्ट बात पढ़ा रहा हूं आपको। मैं बहुत डिफिकल्ट बात पढ़ा रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ नहीं रहा है। दोनों में से क्या बात है? 2 ही ऑप्शन है, कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं, 2 ही ऑप्शन है आपके पास। समझ रहा है ना? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है नहीं ना? गुड, वेरी गुड। तो आप मुझको बताना, आज कोई बियरर इंस्ट्रूमेंट है और इसको मैंने ट्रांसफर करना है, ए ने बना करके बी के हाथ में देना है ना, सर ये रहा इंस्ट्रूमेंट, आप 2 महीने के बाद आइए पेमेंट कर देंगे, कोई चिंता नहीं। अब बी बोल रहा है कि मेरे को इसको सी को ट्रांसफर करना है, मेरे को सी को पेमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए से जो रिकवरी होनी है वो बी के नाम पे ट्रांसफर कर लेता हूं। तो आज बी कैसे करे? एंडोर्समेंट करे, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में करते थे ना हम लोग, एंडोर्समेंट, एंडोर्स इन द नेम ऑफ, एंडोर्स इन द नेम ऑफ मिस्टर सी। करूं करूं वर्दा जी? नहीं करना है, क्यों? क्यों नहीं करना है? ये जब भी एंडोर्समेंट होनी है तो एंडोर्समेंट करना पड़ेगा ना, ट्रांसफर करना है तो एंडोर्समेंट करनी होगी ना, क्यों नहीं करेंगे बेटा? जल्दी, बेटा व्हाट्स नेम? प्रीति जी बताइए। तो क्या हुआ? कंग्रेचुलेशंस, शट अप। हाँ बेटा, सॉरी, is entitled to recover the amount. ओके, बिल्कुल सही जवाब। ताली बजनी चाहिए बच्चे के लिए, ताली बजाओ, हंस कैसे रहते हैं करके, आप ताली बजाओ। सीन कुछ ऐसा है कि सर जी यहाँ पे एंडोर्समेंट करने की गरज क्या है? बियर लिखा है ना बेटा, तो जो भी लेके जाएगा उसको पेमेंट मिलेगा। बियरर है ना, मैं बियरर हूं, जैसे कि मान लो ये रिमोट का मैं बियरर हूं, तो आई एम होल्डिंग ना, मैंने अगर सुजल को दिया तो सुजल इज अ बियरर। समझे नहीं समझे? तो जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा वो बियरर है, और पेएबल किसको है?
बिल किस इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में है? बी के हाथ में है। पेबल किसको है? बीरर को है। तो किसको पे होगा? ये क्लियर है। इंस्ट्रूमेंट सी के हाथ में है। वरदा जी पेबल किसको है? सी और फेंक के कुछ। इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में है? सी के हाथ में। पेबल किसको है? बीरर को। तो किसको पेमेंट होगा बेटा? किसको पेमेंट होगा? इंस्ट्रूमेंट वर्दा के हाथ में है, पेबल बीरर को है, तो किसको पेमेंट करूं मैं? वर्दा को पेमेंट करूं। वर्दा ने उसको अमृता को दिया। पेबल किसको है? हाँ, इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में है? अमृता के हाथ में। पेमेंट किसको करूं? आई बात समझ में? वो पार्टनरशिप जैसा ना हो जाए बेटा, नहीं तो एक के सवाल बार बार पूछूंगा मैं। अच्छा ये सवाल आया था क्या इस बार? वो पार्टनरशिप वाला वर्दा जी आया था क्या वो? मैं कौन सा सवाल पूछ रहा था आपको, बार बार याद है आपको? हाँ उसके ऐसा ना हो, मैं कल वापस सवाल पूछूंगा आपको। हाँ जी भाई और बहनों, आज अगर बी अपना अधिकार सी के नाम पे ट्रांसफर करना चाहता है और अगर इंस्ट्रूमेंट बियरर है तो क्या उसको एंडोर्स करना होगा? द आंसर इज नो। गरज ही नहीं रे, बियरर को पेमेंट होना है तो मैं एंडोर्स करने का फायदा ही क्या है? ऑर्डर होगा तो करना, बिकॉज पेमेंट जिसको करना था वो फिक्स था। अब वो फिक्स पर्सन का नाम हटा करके किसी और का नाम लिखना पड़ेगा ताकि जो लाइबल पर्सन है वो उसको पेमेंट करे, इसलिए एंडोर्समेंट करने की गरज थी, इजंट इट? तो मुझको एक बात बताना, आज अगर इंस्ट्रूमेंट बियरर है तो मेरे को क्या करना होगा कि एंडोर्समेंट हो गया? I have to just deliver the instrument to C. C को अगर D को देना है तो क्या करे? D को दे। D को अगर E को देना है तो लिखे एंडोर्स इन द नेम ऑफ E। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बियरर है। सही कि गलत? तो आज मुझको बताना, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बियरर है और उसका मेरे को एंडोर्समेंट करना है, निगोशिएशन करना है, निगोशिएशन ट्रांसफर करना है, तो मेरे को क्या करना होगा? मेरे को खाली क्या करना होगा? एंडोर्समेंट करने की कोई गरज? तो रूल निकल करके क्या आया कि अगर कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको अगर निगोशिएट करना है तो उसका पहला एंडोर्समेंट करना होगा और साथ साथ डिलीवरी करनी होगी। जस्ट डिलीवरी करूंगा चलेगा? तो नाम कहां लिखा है? तुम्हारा नाम लिखो भाई। और अगर आज कोई इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट है, उसका निगोशिएशन करना है तो क्या करना होगा? खाली डिलीवर कर दूं? अरे श्योर? तो बताएंगे मुझको बियरर इंस्ट्रूमेंट का निगोशिएशन कैसे होता है? नियर बाय डिलीवरी। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का निगोशिएशन कैसे होता है? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। झेप लगा ओ मेरे जवानों, पक्का? तो यहां पे अगर जगह होगी तो एक लाइन अपडेट कर दूं। इंस्ट्रूमेंट इज निगोशिएटेड बाय, क्या बोलो? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। और बियरर इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है? इंस्ट्रूमेंट इज negotiated by only delivery. जिपला जिप लगा? चलिए, अब कब से आपने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा है, आगे वाली बहुत सारी बातें मेरे को सिखा रहे थे, तो आप मुझको बताना ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? आई प्रोमिस टू पे मिस्टर बी ऑन साइट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है?
जब भी इंस्ट्रूमेंट को तुझे देखा तो ये जाना सनम, सरसों के खेत में जाना पड़ेगा फिर इंस्ट्रूमेंट लेकर के। ऑर्डर, ये ऑर्डर है, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा। ये ऑर्डर है। अच्छा ठीक है, ये तो कोई भी बता देगा, इतना पढ़ने के बाद तो कोई भी बता दे। ये क्या होता है? डिमांड की टाइम, डिमांड, श्योर, लॉक किया जाए, फाइनल आंसर। अच्छा ये साइड होता क्या है? डिमांड क्यों बोल रहे हो बताओ? कभी भी, वल्लभ भी आओ कभी भी। मोइन बेटा, तू मेरे से बहुत दूर दूर जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझको। ये दूरी सहन नहीं हो रही मुझको। तू इधर बैठा कर भाई। बोल बेटा, कुछ तो बोल। ऑन साइट का मतलब क्या होता है कि व्हाट शुड आई डू देन यू विल पे, मतलब व्हाट शुड डू दैट यू विल पे मी द अमाउंट। ऑन साइट, ऑन द स्पॉट, खटके और बोट। यूजुअल लोग बोलते नहीं, टांगा पलटी घोड़े फरार। अब बेटा कुछ बोल रहे थे, सॉरी। ऑन द स्पॉट क्या करूं? इंस्ट्रूमेंट बना के दिया, लगेज प्रेजेंट किया, बताओ। हाँ जी, हाँ सॉरी, वो बोल रहे, सॉरी। प्रोफेसर के नॉलेज में आएगा, मैंने लिख के दिया तो मेरे नॉलेज में कब आएगा? जब मैं लिखूंगा तभी ना। अब बेटा, जब वो कहेगा, कौन कहेगा? ऑन साइट का मतलब होता है प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और ये फिर क्या बन गया? जब भी प्रेजेंट करेगा तब पे करेंगे। ऑन साइट, साइट मतलब जब मैं पेमेंट प्रेजेंट करूंगा पेमेंट के लिए, आपने पेमेंट कर देना है। उसका कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं, मैं 1 साल में भी आ सकता हूँ, 2 साल में, 3 साल में आऊंगा, मैं 1 दिन में आऊंगा, 2 दिन में आऊंगा, कभी भी आऊंगा। मैंने जब भी तुमको प्रेजेंट करा, तुमने पेमेंट करना है। अब आप मुझको बताना, अगर मान लेते हैं 24 फरवरी 2024 को बिल बनाया है और 15 मार्च 2024 को ये प्रेजेंट हुआ फॉर पेमेंट, बताएंगे पेमेंट करना कब है? 15 को पेमेंट करना है कि 3 दिन ऐड करने हैं? 15 को पेमेंट करना है कि 3 दिन ऐड करने हैं? श्योर, फाइनल आंसर? इसका जवाब मिलेगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर, बताएंगे। आज का लेक्चर क्लियर है? तो आज हमने इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन जाने, कौन कौन से प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऑर्डर होता है, बेरर होता है, टाइम होते हैं। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है? किसी स्पेसिफिक पर्सन या उसके ऑर्डर या पर्सन के ऑर्डर पे। व्हाट इज बेरर इंस्ट्रूमेंट? जिसका किसी का नाम नहीं लिखा है, किसको पे करना है, या मैंने किसी का नाम लिखा या बेरर लिखा, तो वो क्या होता है? टाइम का मतलब क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम और पेमेंट प्रिस्क्राइब होता है। अब वो टाइम किस किस प्रकार से लिखा जाता है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी। और डिमांड का मतलब क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें टाइम प्रिस्क्राइब नहीं होता है। आज बताएंगे मुझको अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का निगोशिएशन करना है तो कैसे करूं? सबका जवाब आना चाहिए। एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करनी है। और अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट का निगोशिएशन करना है तो ओनली बायर बाय डिलीवरी। लॉजिक के साथ क्लियर है कि रट्टा मार के क्लियर है? पक्का? जेबला, वेरी गुड। चलिए तो आज के लेक्चर के रुक जाते हैं, कल मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।